हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवे से। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम वर्सेस रोम और कैचेज मेमोरी। ये सब के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये इंफॉर्मेशन रीच आउट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सवाल ये आता है कि प्राइमरी मेमोरी है क्या। तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी मेमोरी के बारे में कहा जाता है वो मेमोरी जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है, उन्हें प्राथमिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ये याद रखिए, वो मेमोरी जो सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है वो हमारा कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। एक नाम इसका ये भी याद रखिएगा। इंटरनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसके जो भी एग्जाम्पल हैं वो सारा मदरबोर्ड में फिट होता है, इसीलिए इसे इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। दूसरा है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। भाई अब इसे मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीपीयू जो है सबसे पहले अगर डेटा एक्सेस करता है तो वो इसी में से किसी एक का डेटा वो एक्सेस करता है, इसीलिए इसे मेन मेमोरी कहा जाता है। सीपीयू जिससे डायरेक्ट संपर्क करेगा वो हमारा मेन मेमोरी की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों क्लियर है प्राइमरी मेमोरी क्या है? दोज मेमोरी विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू इज नोन एज ए प्राइमरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज ए इंटरनल, ऑल्सो नोन एज ए मेन मेमोरी। RAM, ROM, cache is an example of primary memory. I hope it's clear. Next, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में विस्तार से जिक्र करते हैं क्या है रैम। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ डिवाइस दैट टेम्पररली स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन। यानी कि आपको ये याद रखना है कि रैम में जो डेटा स्टोर होता है दोस्तों, रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है। ठीक है। अब सवाल है सर ये टेम्पररी क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि रोम जो है वो नेचर में हमारा वॉलेटाइल होता है। ठीक है। वॉलेटाइल के बारे में अगर जानना है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा। वॉलेटाइल होता है। क्लियर है। तो रैम क्या है? तो डेटा इसमें टेम्पररी स्टोर होता है, यानी कि अस्थायी रूप में स्टोर होता है। ये क्लियर है। अस्थायी क्यों स्टोर होता है? क्योंकि ये नेचर में हमारा वॉलेटाइल होता है। क्लियर है। इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रैंडमली एक्सेस। दोस्तों ये बहुतों पर सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जो डेटा को रैंडमली एक्सेस करेगी। तो आंख बंद करके आपको रैम पे टिक करना है। अब सवाल यह आता है कि सर रैंडमली का मतलब क्या होता है? रैंडमली कहने का मतलब होता है मीनिंग एनी बाइट ऑफ मेमोरी कैन बी एग्जिस्ट विदाउट टचिंग द प्रीसीडिंग बाइट। कोई भी मेमोरी को किसी टाइम कभी भी यूज किया जा सकता है बिना किसी और बाइट को टच किए हुए। इसी को कहा जाता है रैंडम। रैंडम कहने का मतलब यही था, रैंडमली किसी भी ऑर्डर में हम पिक कर ले डेटा को बिना किसी और को डिस्टर्ब किए, वो हमारा कहा जाता है रैंडमली एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा रैम क्या है? वॉलेटाइल नेचर का है, टेम्पररी स्टोर करता है, रैंडमली डेटा स्टोर करता है। दूसरा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इससे हम लोग सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक है। एकदम एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे, विस्तार से समझेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम हम दें तो हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। इट इज ऑल्सो नॉन एज ए सेमी कंडक्टर मेमोरी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ रॉम। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉम, वन इज स्टैटिक रैम एंड सेकेंड वन इज डायनामिक रैम। बेसिकली दो प्रकार के रैम होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम और दूसरा डायनामिक रैम। अब ये टाइप समझने से पहले रैम का एक्चुअल काम क्या है ये समझ लीजिए पहले। दोस्तों हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन को हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करके वो एप्लीकेशन कहां जाके खड़ा हो जाता है? तो वो खड़ा हो जाता है रैम में। यानी कि
हमारे जितने भी रनिंग एप्लीकेशन होते हैं वो हमारा रैम में स्टोर होता है। इसी का नतीजा होता है कि हम लोग देखते होंगे कि किसी मोबाइल में अगर रैम कम है तो एक टाइम में मल्टीपल एप्लीकेशन रन नहीं होता है। रैम ज्यादा है कहने का मतलब बस इतना है कि अब एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन को रन करवा सकते हैं। रैम ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो अलग चीज है। अगर आपके मोबाइल में रैम ज्यादा है, रैम अपडेटेड है, रैम फास्ट है, तो आप एप्लीकेशन के साथ एक साथ ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन पे आप काम कर सकते हैं। ये नतीजा होता है आपका रैम का, यानी जितना रैम तगड़ा होगा उतना एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज कर पाइएगा। बस सिंपल यही काम है रैम का, ठीक है। क्योंकि सीपीयू जो होता है वो डायरेक्ट रैम से ही संपर्क करता है, ठीक है। तो भाई अब क्या है कि हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, सारा चीज मेरा कंप्यूटर बंद है, हार्ड डिस्क में स्टोर है, ठीक है। यहां मेरा सीपीयू खड़ा है, सीपीयू के जस्ट बगल में कैच है, कैच भी एक तरह का रैम ही होता है, और कैच के जस्ट बगल में रैम है, और ये रैम के बगल में हार्ड डिस्क। कंप्यूटर बंद है, सब कुछ यहाँ पे स्टोर है। कंप्यूटर ऑन किए, सीपीयू को बोला है भाई फेसबुक चलाओ, अब फेसबुक आके यहाँ पे खड़ा हो गया। भाई सीपीयू बोल दिया भाई हमें व्हाट्सएप दो, व्हाट्सएप यहाँ के खड़ा हो गया। भाई हमें एमएस ऑफिस दो, एमएस ऑफिस आके यहाँ पे खड़ा हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो मेरा खड़ा कहाँ हो जाता है, तो रैम में खड़ा हो जाता है। तो याद रखिएगा जितना भी रनिंग प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो वो रैम में स्टोर होता है। ये कभी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिख लेना, ऑल रनिंग प्रोग्राम आर स्टोर्ड ऑन रैम। आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा मैंने बताया बेसिकली रैम के दो प्रकार होते हैं, एक स्टैटिक रैम, दूसरा डायनेमिक रैम, ठीक है। चलिए, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ मेमोरी चिप दैट इज फास्टेस्ट एंड यूज लेस पावर देन डी रैम, ठीक है। स्टैटिक रैम के जो उदाहरण है वो है हमारा कैचेस मेमोरी है, वो इसका उदाहरण होता है, ठीक है। अभी हम लोग जो कैचेस मेमोरी की बात कर रहे थे वो बेसिकली स्टैटिक रैम का ही उदाहरण होता है। दूसरा, स्टैटिक रैम क्या होता है, तो फास्टर होता है कंपेयर टू डी रैम, और ये लेस पावर यानी कि इलेक्ट्रिक पावर भी कम लेता है कंपेयर टू डी रैम, ठीक है। चलिए, दूसरा है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है, अ मेमोरी चिप दैट कैन होल्ड मोर डेटा देन एस रैम। दैट मीन्स इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो एस रैम से ज्यादा होती है बट रिक्वायर्ड मोर पावर। टेक्निकली इसे इलेक्ट्रिक पावर जो है वो एस रैम के कंपेटिबली ज्यादा की आवश्यकता होती है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। अगर नहीं है तो कुछ कुछ पॉइंट पे और आपको मैं क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक के बहुत सारे एग्जांपल हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टैटिक में कौन सा है, तो एक ही एग्जांपल है हमारा कैचेस मेमोरी, ठीक है। डायनेमिक के और सारे एग्जांपल हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट, स्टैटिक के बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इट डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट। इट डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट। इसमें डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट। इसमें क्या हो गया, इसमें हो जाएगा रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट। ये सारा पॉइंट लिख लेना, आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन सी मेमोरी जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिफ्रेश करने का मतलब हो गया कि बार बार डेटा चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो हमारा स्टैटिक रैम में, ठीक है, यानी कि कैचेज में। दूसरा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फास्टेस्ट होता है, अभी मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था, ठीक है। तीसरा, ये आपका एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव होता है। चौथा, ये लेस पावर यूज करता है, ठीक है। अब ये लेस है भाई तो ये हाई ही होगा। पांचवा, कैपेसिटी जो है इसकी लेस होती है,
लेस होती है, एमबी में ही होता है। अगर कहा जाए तो लगभग 16 एमबी के आसपास है, जो लेटेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ। तो ये हो गया एस रैम के बारे में, ठीक है। अब इसका जस्ट रिवर्स हमारा डायनेमिक रैम में होगा। ये फास्टेस्ट है तो ये स्लोवेस्ट होगा, ये एक्सपेंसिव है तो ये थोड़ा चीपेस्ट होगा, ये लेस पावर है तो ये आपका मोर पावर कंज्यूम करेगा, इसके कैपेसिटी कम है तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो ये हो गए दोनों के डिफरेंस। आई होप सो यहाँ आपको स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है सर स्टैटिक रैम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों ये हमारा सीपीयू है, बहुत बड़ा गेम है ये, समझिएगा। ये सीपीयू है, ये कैचेस मेमोरी है, ये मेरा डायनेमिक रैम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो समझने में आसानी होगी, और ये मेरा हार्ड डिस्क होगा, ठीक है। अब हार्ड डिस्क से रैम के पास गया डेटा, अब रैम से गया सीपीयू के पास जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर ये कैच मेमोरी नहीं होगा तो जो भी प्रोसेस या जो भी डेटा होगा वो बूस्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कैच मेमोरी का काम क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन है या जो भी डेटा है उसको बूस्ट करवाता है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होंगे जिसे बार बार आवश्यकता पड़ती होगी तो दोबारा क्यों भेजेगा, यहीं से ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैचेस मेमोरी क्या है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जिस वजह से डायनेमिक रैम फास्टली सीपीयू को डेटा दे पाता है। कहने का मतलब है, अगर मान लो कि यहां पे राम बैठा हुआ है और यहां पे श्याम बैठा हुआ है, बीच में मैं क्या करता हूं, एक रॉबर्ट को बैठा देता हूं, किसी फॉरेनर को। अब है कि भाई श्याम और राम को डेटा चाहिए, तो बीच में रोबोट है, रोबोट, ठीक है। तो रोबोट को डेटा दिया, ये इसको ट्रांसफर कर दिया, रोबोट को डेटा दिया, ये इसको ट्रांसफर कर देती। ये इसका काम क्या, बूस्ट। अगर ये नहीं होता तो इसको भाई जाके यहाँ पहुंचाना पड़ता, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, स्लो जाता। तो यही काम है आपका कैचेस मेमोरी का, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में, ठीक है। किसी तरह का कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टा है, कहीं पे भी आप मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इफ यू आर एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। आई होप सो आपको स्टैटिक और डायनेमिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम के एग्जांपल क्या है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, रैम्बस डायनेमिक रैम। रैम्बस को हम लोग ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट रैम्बस डायनेमिक रैम, ठीक है, डायरेक्ट रैम्बस। जब से मल्टीमीडिया का यूज बढ़ गया तब से डायरेक्ट रैम्बस रैम का यूज बढ़ गया। हर रैम की खासियत अलग अलग है। डबल डेटा रैट एसडी रैम दैट मीन्स सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। डीडीआर रैम, डीडीआर के भी टाइप होते हैं, आपने सुना होगा डीडीआर। बेसिकली हम लोग यही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, DDR1, डीडीआर, मतलब माइक्रो कंप्यूटर, यानी जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसमें इसका यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सिंक्रोनस का ही एक तरह से टाइप बनता है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये याद रखिएगा। ये वो रैम है जो अभी बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वही वाला आपको मैंने भी फिगर दिखाया था, ये वाला रैम, ठीक है। चलिए, फास्ट पेज मोड डायनेमिक रैम, फास्ट पेज डायनेमिक, जो एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर होते हैं, रिसर्च के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल में लाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एक्सटेंडेड डेटा आउट डायनेमिक रैम, उससे भी ये फास्ट है। इसमें क्या है कि डबल टाइम डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये इसके टाइप हो गए। दोस्तों याद रखिएगा, ये सारा एग्जाम्पल जो है वो डायनेमिक रैम का है। हर रैम की अपनी अपनी खासियत है। जैसे सिंक्रोनस के कंपेयर में रैम्बस में डेटा ज़्यादा फास्ट जाता है। मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट जब से आया है तब से इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और इसके और भी वेरिएंट हैं, यानी सिंक्रोनस के भी टाइप कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले रैम आता था 512 MB का, ठीक है, और अभी के टाइम में मैक्सिमम 16 GB तक जा चुका है, ठीक है। इससे भी आगे, लेकिन आपने 16 GB तक देखा होगा कि रैम अवेलेबल होता है लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर में। इसके अलावा सर्वर वगैरह में तो 32 GB के आसपास भी होता है, 64 GB, वेरिएंट अलग अलग है। तो जो बेसिकली सर्वर कंप्यूटर होता है उसमें ये सब रैम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये थे सारे डायनामिक रैम का। आपने जो भी अपने कंप्यूटर में रैम देखा है, ये वाला
ये आपका डायनामिक रैम ही होता है। ठीक है, चलिए आप समझ में आ गया। अब ये तो मैंने बता दिया डायनेमिक रैम के टाइप होते हैं। अब देखिए सब में ना ये पिन टाइप अलग अलग होता है। इस पिन के वजह से भी स्पीड वेरी होता है। इसे हम लोग पैकेज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डायनेमिक रैम के बेसिकली दो पैकेज आते हैं, एक SIMM, दूसरा DIMM। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SIMM और DIMM इज रिलेटेड टू विच डिवाइस, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, आंख बंद करके आपको टिक करना है, दिस आर रिलेटेड टू रैम। ये क्या है? SIMM का मतलब होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, और ये होता है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, ये हो गया रैम के टाइप। सिंपल सा लॉजिक, याद आसान भाषा में समझिए। डायनेमिक रैम वही है जो आपको दिखता है ग्रीन कलर का, वही आपका डायनेमिक रैम है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। क्यों अलग अलग टाइप होंगे भाई? इसलिए क्योंकि आपके पास कंप्यूटर है, किसी डॉक्टर के पास भी कंप्यूटर है, कोई सर्वर भी कंप्यूटर है, गूगल का भी डेटा है वो कंप्यूटर ही है। हर कंप्यूटर में डेटा रैम होगा, लेकिन अलग अलग क्वालिटी का होगा। तो ये सारे रैम के क्वालिटीज हो गए। आई होप सो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली रैम बनाने वाली कंपनी कौन कौन है? सैमसंग है, रैमबस है, PNY टेक्नोलॉजी है, SK हिनिक्स है। तो ये सब कुछ कंपनियां हैं जो रैम का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रैम के बारे में सारी जानकारी यहाँ मैंने आपको दे दी। अब बढ़ते हैं रोम के बारे में। तो सिंपल सा एक लाइन में मैं आपको बताता हूं। रैम और रोम में अगर समझना है भाई, कंप्यूटर स्टार्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो है हमारा रोम का। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो भी कुछ भी चाहिए, वो किसके पास है? रोम के पास है। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो जाने के बाद जितने भी एप्लीकेशन हम लोग रन करवाते हैं, सबको रन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो रैम की होती है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रोम का है। स्टार्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर है? तो रोम में स्टोर है। कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, ऑन हो गया। अब हम जितना एप्लीकेशन चला रहे हैं, हम MS ऑफिस रन करवा रहे हैं, हम यूट्यूब रन करवा रहे हैं, व्हाट्सएप रन करवा रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, हम जो भी रन करवा रहे हैं वो कहाँ से रन हो रहा है? तो वो मेरा रैम पे रन हो रहा है। तो बस यही याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए टेक्निकल बात करते हैं। अ रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली उसे हम लोग बायोस कहते हैं, आपने नाम सुना भी होगा। ये आपका स्टोर रहता है रोम में ही स्टोर रहता है। ठीक है, और एक अलग क्या है उससे? तो याद रखिएगा ये नेचर में नॉन वोलाटाइल होता है। ये नेचर में नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि डेटा इसमें जो है वो परमानेंट स्टोर होता है। परमानेंट, अगर परमानेंट नहीं होगा तो भाई कंप्यूटर बंद हुआ, अब सारा डेटा चला गया। तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर बंद हो जाए, टूट जाए, ये जो भी इंस्ट्रक्शन रोम में होता है वो हमेशा स्टोर ही रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा नेचर में नॉन वोलाटाइल होता है। और ये कौन से इंस्ट्रक्शन को रखता है? जो स्टार्ट करने में रिक्वायर्ड होता है, और ये भी हमारा हार्डवेयर ही है। ठीक है, अब देखो एक तो मैंने आपको बता दिया कि चलो सर ये होता है कंप्यूटर स्टार्ट करने वाला पार्ट। स्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल की बात करें, किसी भी बात करें। लेकिन हम लोग मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो वहाँ भी ये भी देखते हैं कि भाई इंटरनल रोम 64 GB, बड़ा खुश होते हैं। इंटरनल रोम 64 GB और एक्सपेंडेड होता है 128 GB, मान लो ऐसा कुछ दिया रहता है। तो सिंपल सा बात है भाई, क्या ये वही रोम है? यही वाला रोम है जो इतना डेटा स्टोर करता है? जी नहीं। अब इसके भी टाइप आते हैं। मोबाइल के लिए अलग हो गया, कंप्यूटर के लिए अलग हो गया, या हो सके कि मोबाइल में दो अलग अलग है, स्टार्ट करने के लिए अलग और स्टोर करने के लिए अलग। तो
सिंपल सा बात है, रोम के भी अलग अलग टाइप आते हैं और वो वेरियस डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन दुनिया में कहीं भी रोम है तो उसका यही फीचर होगा कि वो हमारा नेचर में नॉन वॉलेटाइल होगा। वो मोबाइल में भी रहेगा तो भी वो आपका नॉन वॉलेटाइल ही होगा, यानी डेटा हमारा क्या रखेगा, परमानेंट स्टोर रखेगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इंटरनल जितना भी अभी के समय मोबाइल में क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशन परमानेंट स्टोर रहते हैं, हम कोई भी इंस्टॉल कर देते हैं, इंस्टॉल करने के बाद कहां जाकर स्टोर हो जाता है, तो वो मेरा इंटरनल रोम में स्टोर हो जाता है। अब इंस्टॉल तो हो गया, अब उस व्हाट्सएप को जब हम रन करवाएंगे ना, यानी कि जब यूज करेंगे तभी वो रैम में आएगा। अगर मान लो मेरे पास मोबाइल है, मेरे मोबाइल में 50 ऐप है, ठीक है, तो 50वां ऐप स्टोर कहां है, तो 50वां ऐप स्टोर है हमारे रोम में, लेकिन हमने 2 ऐप को ऑन किया, व्हाट्सएप को ऑन किया, फेसबुक को ऑन किया, तो वो ऑन होके कहां चला गया, तो वो मेरा रैम में चला गया। ठीक है, सिंपल से आसान भाषा में समझिए। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने यहां बताया कि रोम का क्या है भाई, तो 2 टाइप होता है हमारा। रोम के भी बहुत प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देख सकते हैं यहां पे। टाइप्स ऑफ रोम, एक होता है मास्ट रोम, दूसरा होता है पी रोम, तीसरा होता है ईपी रोम और चौथा होता है डबल ईपी रोम। चलिए, अब सबके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एमरोम। व्हाट इज एमरोम? एमरोम दैट मीन्स मास्टर, the very first ROM were hardwired device that contain a pre-programmed set of data and instruction. These kinds of ROM are known as mass ROM, which are inexpensive. सिंपल सा बात है दोस्तों कि कुछ ऐसा रोम जिसमें प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, जिसे हम लोग बदल नहीं सकते, कांट बी चेंज्ड, वो हमारा कहा जाता है मास रोम। सिर्फ कंप्यूटर में ही रोम नहीं होता, इवन कि कैलकुलेटर में भी रोम होता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर को ही आप एज्यूम कीजिए कि ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसको हम बदल नहीं सकते, उसमें भाई कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन है डाल दिया गया कि ये कैलकुलेशन का कोडिंग है, ये सब डाल दिया गया, उसे हम लोग बदल नहीं सकते, तो वो मेरा हो गया मास रोम। इसमें डेटा जो है एट ए टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही डाल दी जाती है। ठीक है, इवन कि अब तो बायोस चेंज होने लगा, लेकिन पहले बायोस भी होता था, वो हम चेंज नहीं कर सकते थे, तो वो भी आपका मास रोम में ही स्टोर होता था। तो सिंपल सा याद रखिएगा, एक ऐसा रोम जो प्री प्रोग्राम्ड है, यानी कि उसमें डेटा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही डाल दिया गया है, हम उसे बदल नहीं सकते, वो हमारा मास रोम कहा जाता है। क्लियर है? दूसरा आता है पी रोम, programmable read-only memory. PROM, read-only memory that can be modified only once by user. सिंपल सा लॉजिक है। ये एक ऐसा रोम है जिसमें एक ब्लैंक रोम आया और प्रोग्रामर ने क्या किया, उसमें एक बार डेटा डाल दिया, जैसा हमारा सीडी रोम होता है ना, काइंड ऑफ उसी तरह। ठीक है, आपने एक ब्लैंक रोम आया, उसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया गया और उसके बाद भी इसे कांट चेंज कर सकते। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रैम है जो प्रोग्रामेबल है, तो वो आपका पी रोम है। क्या इसे हम चेंज कर सकते हैं? जी नहीं, इसे भी हम लोग एक बार डालने के बाद चेंज नहीं कर सकते। तो ये दोनों में फर्क है। इसमें डेटा एट ए टाइम मैन्युफैक्चरिंग डाल दी जाती है, और इसमें क्या होता है, ब्लैंक रोम आता है और उसमें भाई एक बार डेटा डाला जाता है और उसे भी हम बाद में बदल नहीं सकते हैं। ये फर्क है एम रोम और पी रोम में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट है ईपी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रे। सिंपल सा याद रखिएगा, ईपी रोम क्या है, एक ऐसा रोम जिसमें डेटा क्या हो सकता है, तो इरेज हो सकता है। ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट। तरीका क्या होगा, ऑल डेटा एट ए टाइम, ऑल डेटा
एट ए टाइम। याद रखिएगा सारे डेटा को एट ए टाइम में, एट अ टाइम, ठीक है। ऑल डेटा एट ए टाइम ये इरेज कर देता है। कौन? तो आपका ईपीरोम। आप इसको समझना चाहते हैं तो जैसे आपने सीडी देखा होगा, सीडी में डेटा क्या होता है ना, आप एक बार सीडी लाए तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि वन बाय वन फोल्डर को डिलीट करो। आपने अगर सीडी का डेटा को इरेज करना है तो पूरा डेटा एक साथ ही आपको इरेज करना पड़ेगा। तो यही आपका है ईपीरोम, ठीक है। ऐसा रोम जिसमें क्या कर सकते हैं, हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यूवी रे के थ्रू कर सकते हैं। तरीका क्या होगा? तो ऑल डेटा एट ए टाइम होगा। क्लियर है? ये हो गया ईपीरोम के बारे में। अगला है डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसा रोम जिसको इरेज भी कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल, और ये प्रोग्रामेबल तो है ही, ठीक है। डबल EPROM is a programmed and erased electrically. It can be erased and reprogrammed about 10,000 times. Both erasing and programming takes about 4 to 10 milliseconds. In double EPROM, any location can be selectively erased and programmed. Double EPROM can be erased one byte at a time rather than erasing the entire chip. जैसे कि अभी मैंने बताया था, EPROM में क्या है, पूरे डेटा को एक साथ हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन डबल EPROM में वन बाय वन हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, वन बाय वन, ठीक है। इसे अगर समझना है तो आपको एक बात मैंने बताई थी, अगर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि फ्लैश मेमोरी जो होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा पेन ड्राइव आ जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा SD कार्ड आ जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाता है, ये सब हमारा क्या है, फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी इज द एग्जांपल ऑफ डबल EPROM, यानी कि फ्लैश मेमोरी जो है वो डबल EPROM का एक एग्जांपल है, यानी दोनों की प्रकृति जो है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं फ्लैश रैम इज द एग्जांपल ऑफ डबल EPROM। तो दोस्तों आपने देखा होगा पेन ड्राइव में जो डेटा हम लोग इरेज कर सकते हैं, फोल्डर बाय फोल्डर डिलीट कर सकते हैं, SD कार्ड में भी कर सकते हैं, इवन कि हमारे मोबाइल में भी जो आप देखते हो कि 64 या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी क्या है, तो आप उसका डबल EPROM वाला ही रैम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका रोम और रैम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अब फाइनल वन की अगर मैं बात करता हूं, एक लास्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी का तीसरा एग्जांपल, जिसे हम लोग कैचेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है। वैसे इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग दे ही चुके हैं, बस परिभाषा की बात करें तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड मेमोरी। इट इज यूज्ड टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइज विद द हाई स्पीड CPU। एक लाइन में कह सकते हैं it is a temporary memory between CPU and RAM, between CPU and RAM और CPU के बीच में एक टेम्पररी मेमोरी होता है। ये फास्टेस्ट होता है, ठीक है, कैपेसिटी इसकी MBs में होती है, ये सब जानकारी हम लोग पहले भी दे चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हो गया कैचेस मेमोरी के बारे में। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा, चूंकि इसी से रिलेटेड है। कहीं आपने सुना होगा लेवल ऑफ मेमोरी भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेवल 1 की अगर मैं बात करता हूँ, या लेवल 2 की बात करता हूँ, लेवल 3 की बात करता हूँ, या लेवल 4 की, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा फास्टेस्ट लेवल होता है, तो फास्टेस्ट लेवल है वो लेवल 1 होगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टर को कहा जाता है हमारा लेवल 1, ठीक है। उसके बाद हमारा रैम को कहा जाता है लेवल 2, सॉरी रैम नहीं, कैचेस मेमोरी को हमारा कहा जाता है लेवल 2, कैचेस मेमोरी को लेवल 2 कहा जाता है, रैम को लेवल 3 कहा जाता है, और हार्ड डिस्क को लेवल 4 कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द फास्टेस्ट लेवल, यू जस्ट आस्क लेवल 1 इज द फास्टेस्ट, विच इज द स्लोएस्ट, लेवल 4 इज द स्लोएस्ट।
आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए ये वीडियो है वो बेनिफिशियल है। अगर आपको किसी तरह की क्वेरीज है तो ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, यू कैन मैसेज मी, और आपको मेरे टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक तक शेयर करें ताकि आप लोगों तक पहुंचे ये चैनल और अधिक से अधिक ये इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड है। थैंक यू।